कि जिन छात्रों के ऊपर उसने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, जिन छात्रों के ऊपर उसने पैलेट गन से बुलेट चलाई हैं, उनको लाठी और डंडे से मारा है, उन छात्रों के हाथ में भगत सिंह की तस्वीरें हैं, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लिखे हुए तख्तियाँ हैं। तो ये छात्र और नौजवान इनके दमन से, इनके बर्बरता से डरेंगे नहीं, बल्कि दुगनी ताकत के साथ फिर से एकजुट होकर अपने संघर्षों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और हुआ ठीक यही। 20 तारीख के दमन के बाद दुगनी ताकत के साथ छात्र फिर से एकजुट हुए, उन टूटे हुए त्रिपाल को, उन टूटे हुए मंच और स्टेज को फिर से खड़ा किया और अपने संघर्ष को आगे बढ़ाया। और हम लोग देखते हैं कि जब 25 तारीख को ये समझौता होता है कि आंदोलन वापस लिया जाएगा, और वर्बल अश्योरेंस पे, यानी मौखिक आश्वासन पे जब ये आंदोलन वापस लिया गया, उसके बाद से हम लोग लगातार वहाँ छात्र नौजवानों को ये बात बार बार बता रहे थे कि साथियों, हम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हमें ये सारे डिमांड जब तक लिखित तौर पे नहीं मिल जाता, हमें जंतर मंतर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। मैं वहाँ खुद मौजूद थी। दिशा छात्र संगठन के साथी अलग अलग लोगों से मिलकर, इवन सीजेपी की लीडरशिप से मिलकर भी ये बात करने की कोशिश कर रहे थे कि हमें बिना लिखित तौर पे जब तक कुछ नहीं मिल जाता, हमें यहाँ से नहीं जाना चाहिए। क्योंकि ये ठीक वही समय था कि एक तरफ हमारे आंदोलन की जीत होती है और दूसरी तरफ बिहार में बड़े पैमाने पर छात्रों का बर्बर दमन शुरू कर दिया जाता है। और उसके बाद जब लोग वहाँ से चले जाते हैं, जब धीरे धीरे करके लोग जाने लगते हैं, हम लोग देखते हैं कि सरकार किस तरीके से अपने मौखिक आश्वासन की धज्जियाँ उड़ाते हुए आज लोगों को हैरेस करने का काम कर रही है, लोगों का बर्बर दमन करने का काम कर रही है। और ये पूरा दमन का जो कार्रवाई है, ये जो पूरे प्रतिशोधात्मक कार्रवाई है, ये 2 स्तर पर किए जा रहे हैं, जिसको हमें समझने की जरूरत है कि किस तरीके से सरकार इसको अंजाम दे रही है। पहला जो इसने तरीका निकाला है, वो तरीका ये है कि ये तमाम कानूनी लूप होल्स ढूंढ रही है। जैसे बिहार में इस तरीके के नोटिफिकेशन आते हैं कि 26 जुलाई शाम के 6 बजे से पहले जो FIR दर्ज किए गए हैं, उनको हम लोग विड्रॉ कर लेंगे। लेकिन पुलिस की कार्रवाई से हम सब लोग वाकिफ़ हैं कि किस तरीके से पुलिस महकमे में लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और उनके FIR की तारीख आगे बढ़ाकर दिखाई जाती है। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, नोएडा का जो मजदूर आंदोलन हुआ था, उसमें जो यूपी पुलिस की चार्जशीट आई है, उसकी धुरंधर स्क्रिप्ट से आप सब लोग वाकिफ़ होंगे कि कैसे हिंसा में छात्रों को फंसाने के लिए, मजदूरों को फंसाने के लिए 11 अप्रैल की गिरफ्तारी को आगे की डेट में दिखाया गया है। तो हम लोग ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि FIR की तारीख और समय की सीमा इसीलिए तय की गई है ताकि बाद में उन छात्रों को जिन्हें पहले गिरफ्तार किया गया है, उन्हें बाद की तारीख में फंसाया जा सके। तो ये बात भी हमें समझ लेना होगा। दूसरा, सरकार ये कह रही है कि हम लोग उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करेंगे जिनके ऊपर पहले से क्रिमिनल केस दर्ज है। अब जरा इस क्रिमिनल केस की हकीकत समझिए। हम सब जानते हैं कि जितने भी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, छात्र एक्टिविस्ट हैं, उनके ऊपर किसी न किसी तरीके से ये सरकार उनका दमन करने के लिए कभी कॉलेज में वॉल राइटिंग करने पे डिफेसमेंट का केस दर्ज कर देती है, कभी प्रोटेस्ट में भाग लेने के लिए उन पर क्रिमिनल केस दर्ज कर देती है। तो ऐसे तमाम लोग जो पिछले लंबे समय से इस सरकार की आंखों में आंखें डालकर सवाल करते आ रहे थे, उनका दमन किया जा सके, इसीलिए सरकार ये इस तरीके के हथकंडे अपना रही है कि ऐसे लोग जिनके ऊपर पहले से क्रिमिनल केस दर्ज है, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर सरकार का यही मानक है, अगर हम इसको सच में मान लें, तो फिर सरकार को इसकी शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए, संसद से करनी चाहिए, जहां बड़े पैमाने पे इनके खुद के नेता मंत्री जिनके ऊपर क्रिमिनल केस दर्ज है, वह संसद और विधानसभा में बैठे हुए हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये एक तरफा कार्रवाई है और अपने विरोधियों की आवाज़ को दबाने के लिए ये नया हथकंडा अपनाया गया है। तीसरी बात सरकार क्या कह रही है कि जो FIR पुलिस की ओर से दर्ज किए गए हैं, हम उनको वापस लेंगे, लेकिन जो FIR प्राइवेट इंडिविजुअल्स द्वारा दर्ज किए गए हैं, हम उनको वापस नहीं लेंगे। ये कौन है प्राइवेट इंडिविजुअल्स? सरकार को बताना चाहिए कि ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स कौन हैं। ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स RSS और भाजपा के लोग हैं, उनके अधिवक्ता संघ के लोग हैं। अभी हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों में देखा कि कैसे हिंदू महासभा के वाइस प्रेसिडेंट, जो भूतपूर्व में वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, उन्होंने
दिल्ली हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल की कि इस पूरे आंदोलन की एनआईए से जांच करानी चाहिए। तो ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स भाजपा और आरएसएस के गुंडे हैं, क्योंकि हम जिन प्राइवेट इंडिविजुअल्स को जानते हैं, हम जिस जंतर मंतर पर खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहाँ प्राइवेट इंडिविजुअल केस और एफआईआर नहीं दर्ज करा रहे थे, बल्कि अपने घरों में बैठकर भी हमारा समर्थन कर रहे थे, हमारे लिए खाना भेज रहे थे, हमारे लिए पानी भेज रहे थे। जब हम लोग बारिश में दिन रात भीग रहे थे तो हमारे लिए हमारे सर ढके रहे इसके लिए तिरपाल भेज रहे थे, कपड़े भेज रहे थे। तो ये प्राइवेट इंडिविजुअल देश की एक मेहनतकश आबादी, एक बड़ी आबादी नहीं, बल्कि ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स आरएसएस और भाजपा के लोग हैं। तो ये एक तरीका सरकार अपना रही है कि किस तरीके से कानूनी लूप होल्स का इस्तेमाल करके इस पूरे आंदोलन में समर्थन में जो लोग शामिल थे उनका दमन किया जा सके। दूसरा तरीका जो सरकार अपना रही है वो ऑनलाइन हैरेसमेंट है। अभी हमने देखा कि किस तरीके से इस पूरे आंदोलन के मुद्दे को भाषाई हाइजीन तक सीमित करके रख दिया गया है। ये सरकार भाषाई हाइजीन का रोना रो रही है, वो सरकार जिसके नेता, मंत्री, सांसद, विधायक और मुख्यमंत्री सरेआम एक खास आबादी के प्रति लगातार जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं, उसको टारगेट करने का प्रयोग करते हैं, सांप्रदायिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो आज हमें भाषाई हाइजीन का पाठ पढ़ा रही है। मेरा सीधा सीधा सवाल इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है कि अगर जो छात्र और नौजवान जंतर मंतर पर खड़े होकर गाली दे रहे थे वो असंसदीय भाषा है और उसके लिए उन पर एफआईआर की जानी चाहिए, तो वही भाषा आज से 3 साल पहले जब रमेश बिधूड़ी ने संसद में इस्तेमाल की थी तो उनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं की गई? वही भाषा जब आज से कुछ साल पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिनको आज इस चीज़ का दुख हो रहा है कि उनको गालियाँ दी जा रही हैं, जब वो सोनिया गांधी को जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा कहते हैं तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं होती है? क्या ये संसदीय भाषा है? एक देश का प्रधानमंत्री जो इस पोस्ट पर बैठा है वो अपने विपक्षी पार्टियों के औरतों को 55 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहता है, नेता प्रतिपक्ष को हाइब्रिड बछड़ा कहता है। क्या ये मर्यादित भाषा और संसदीय भाषा है? तो प्रधानमंत्री को ये बात समझनी चाहिए कि जिस भाषा की शुरुआत उन्होंने खुद की, जिसका मार्गदर्शन वो खुद करते आ रहे हैं, वही भाषा पलटकर आज उनको पड़ रही है। आज हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरे भाषाई हाइजीन के नाम पे अलग अलग सोशल मीडिया में जो पोस्ट डाली गई हैं, जो मीम शेयर किए गए हैं, जो रील्स शेयर किए गए, उनको टारगेट करने का काम पुलिस और इनके आईटी सेल के भाड़े के गुंडे कर रहे हैं। किस तरीके से 15 साल 16 साल के इंडिविजुअल्स की डिटेल निकाली जा रही है, सोशल मीडिया पे उनके डिटेल्स को पब्लिक किया जा रहा है, उनको रेप थ्रेट दिया जा रहा है, उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। क्या प्रधानमंत्री आज से पहले जिन आरएसएस और भाजपा और आईटी सेल के भाड़े के गुंडे जब अलग अलग महिलाओं के कमेंट सेक्शन में जाकर भद्दी भद्दी गालियां देते थे, रेप थ्रेट्स देते थे, बलात्कार की धमकी देते थे, तो क्या प्रधानमंत्री ने आवाज़ उस समय क्यों नहीं उठाई? क्यों नहीं उन पर एफआईआर किए? जबकि हुआ तो इसके ठीक उलट है कि जिन लोगों ने जितनी ज़्यादा विपक्ष में बैठे लोगों को, नरेंद्र मोदी के विरोधियों को गालियां दी हैं, उनको उतना ज़्यादा सम्मानित करने का काम इस सरकार ने किया है। अभी हम लोग खुद देख रहे हैं कि इस जनरेशन को उनके खुद की सांसद गटर जनरेशन कहती हैं। आरएसएस का आइडियोलॉग, आप खुद समझ सकते हैं कि आरएसएस का आइडियोलॉग किस तरीके के लोगों को तैयार करता होगा, जो ये कहता है कि जंतर मंतर पे मौजूद औरतें जो प्रदर्शन में शामिल थी वो रेप को एंजॉय करती हैं, अगर उनका सामूहिक बलात्कार भी हो जाता तो वो लोग इसकी कंप्लेन नहीं करती, और अगर मेरे हाथ में होता तो मैं छात्र और नौजवानों को गोलियों से भून देता और उनकी लाशों को ट्रक में भरकर अस्पताल में भिजवाता। तो प्रधानमंत्री उनकी इस बयान पे चुप क्यों है? क्या ये संसदीय बयान है? क्या ये मर्यादित बयान है? फिर हम ये क्यों ना समझें कि प्रधानमंत्री को समस्या गालियों से नहीं है, प्रधानमंत्री को समस्या इस चीज़ पे है कि जिन गालियों का आविष्कार उन्होंने अपने आईटी सेल और भाड़े के गुंडों से करवाया था ताकि उनके विरोधियों की आवाज़ को दबाया जा सके, आज वही गालियाँ जब उनको पलट के पड़ रही हैं तो उनको उसका दुख हो रहा है, वो आकर रो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनकी माँ को गाली दी गई और उन्हें गाली दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बताएं कि जब वो इस देश के लीडर ऑफ अपोजिशन को हाइब्रिड बछड़ा कहते हैं तो वो किस माँ का सम्मान कर रहे होते हैं? जब वो
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को सरेआम ऐसे भाषा में दीदी और दीदी कहते हैं, तो वो किसका सम्मान कर रहे होते हैं? तो प्रधानमंत्री को ये बात समझनी चाहिए कि जो बीज उन्होंने बोया है, आज फसल वही तैयार हुई है। और हमें इस जनरेशन से शिकायत नहीं करनी चाहिए। इस जनरेशन के सामने, उनके सामने वैचारिक और राजनीतिक तौर पे जो शब्दावली मौजूद है, वो उसी शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि सरकार आज के दिन में इस पूरे प्रोटेस्ट को डिस्क्रेडिट करने के लिए, क्रिमिनलाइज करने के लिए ये भाषाई हाइजीन और भाषा की शुद्धता का रोना रो रही है। जबकि हकीकत यही है कि पिछले 12 सालों से उन्होंने लगातार लोगों को इस तरीके से हैरेस किया है। आज भी आप देखिए कि एक 15 साल की लड़की को सोशल मीडिया पे इस तरीके से हैरेस किया जाता है, उसको जान से मारने की धमकी, रेप थ्रेट दिए जाते हैं कि उसको मजबूरी में आके माफ़ी मांगना होता है। यानी एक 15 साल की लड़की की उन गालियों से एक 56 इंच की सरकार आज बौखला गई है और डर गई है। तो ये बात भी हमें समझना होगा। दूसरी चीज़ जो ये सरकार कर रही है कि पुलिस को खुला हाथ दी हुई है और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से इसने अपने IT सेल के गुंडों को एक्टिव किया है। जो मशीन यहाँ पे फेस रिकॉग्नाइजेशन के लिए लगी हुई थी, हमें पूरा इस बात का आश्वासन है कि उसका इस्तेमाल उसके ज़रिए डिटेल्स पहुंचाने का काम किया जा रहा है, ताकि ऐसे प्रोटेस्टर्स को जो प्रोटेस्ट में शामिल थे उनके डिटेल्स निकालकर उनको हैरेस किया जा सके। आज हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से 20 तारीख को बर्बर दमन हुआ, आपको ये बात समझनी होगी कि जो आपसे अपने हक की आवाज़ के लिए आवाज़ उठा रहे थे, वो नौजवान छात्र कौन थे? क्या वो आतंकवादी थे? क्या वो दहशतगर्द थे, जैसा कि कुछ दिन पहले धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था? बिल्कुल नहीं। वो इस देश के छात्र और नौजवान थे जिनको आपने पिछले 12 सालों से इतना उत्पीड़ित और प्रताड़ित किया है। उनके पढ़ाई लिखाई करने की जो पूरा उनका अधिकार था, उसको इतना तहस नहस किया है कि उनको मजबूरी में आकर 35 दिनों तक जंतर मंतर पर धूप में, आंधी में, बारिश में बैठना पड़ा था। और आप उनके ऊपर आंसू गैस के गोले चला रहे हैं, पैलेट्स गन दाग रहे हैं, उनको कील लगी लाठियों से मार रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। और आज हमारी सुप्रीम कोर्ट, जिससे हम ये उम्मीद करते हैं कि वो नौजवानों का साथ देगी, लेकिन हम देखते हैं कि जब इस तरीके के मुकदमे या इस तरीके की चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट का इस तरीके का बयान आता है कि हमारे पास ये वीडियो देखने का टाइम नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट के पास समय रहने का, कंटेंट देखने का टाइम है, लेकिन उसके देश के छात्र नौजवानों पे जो अत्याचार हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनके ऊपर बर्बरता से हमले किए जा रहे हैं, वो देखने का समय नहीं है। और आज हमारी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस तरीके से बात आ रही है कि शरारती तत्वों को समझाने के लिए या फिर ऐसे एक्सेप्शनल कंडीशन में पैलेट गन का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इसमें भी आप इस लूप होल को समझिए कि शरारती तत्व कौन है, ये डिसाइड करने का काम स्टेट करेगा। उसके बाद ऐसी सिचुएशन क्यों उत्पन्न हुई और कब पैलेट गन चलाना है, इस सिचुएशन को भी डिसाइड करने का काम स्टेट करेगा। यानी ये स्टेट और पुलिस को खुली छूट है कि आप जब चाहें तब छात्रों और नौजवानों पे पैलेट गन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी पैलेट गन का इस्तेमाल क्राउड कंट्रोल करने के लिए नहीं, बल्कि इस देश की जनता को टेरराइज करने के लिए, इस देश की जनता को आतंकित करने के लिए किया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में भी कोई छात्र और नौजवान ये हिम्मत ना कर सके कि वो इस सरकार के खिलाफ बोल सके। हमें ये बात समझना होगा कि ये मामला सिर्फ गालियों का नहीं है। प्रधानमंत्री आज इतनी आहत होकर रील पे रील बना रहे हैं, ये मामला सिर्फ गालियों का नहीं है। ये मामला इस चीज़ का है कि जो पिछले 100 सालों से भाजपा और RSS, खासतौर पे RSS ये कोशिश कर रही थी चरित्र निर्माण करने का, जो ये दावा करती है कि वो देश के नागरिकों का चरित्र निर्माण कर रही है, उस चरित्र निर्माण को धत्ता बताते हुए, उस चरित्र निर्माण को ठोकर मारते हुए इस देश के नौजवानों ने उसे खारिज कर दिया। उन्होंने बताया कि आप चरित्र निर्माण के नाम पे जो हमारे दिमाग में हिंदू मुसलमान की राजनीति ठूस रहे हैं, जो हमें सांप्रदायिक बनाने का काम कर रहे हैं, हम इस चीज़ को नकारते हैं और हम एकजुट होकर अपने डिमांड्स को लेकर आगे बढ़ेंगे। इस चीज़ की बौखलाहट है इनके अंदर, जो पिछले 12 सालों से अरबों रुपए लगाकर एक महामानव और नॉन बायोलॉजिकल छवि बनाई गई थी, एक फ्यूरल कल्ट बनाया गया था, जिनसे लोग सवाल तक नहीं कर सकते थे।
उनकी आंखों में आंखें डालकर आज नौजवान और ख़ास तौर पे लड़कियां जब सवाल कर रही हैं तो उन्हें इस बात का दुख हो रहा है कि कैसे ये नौजवान उनकी आंखों में आंखें डालकर एक फ्यूरर कल्ट से सवाल कर रहे हैं। जिस फ्यूरर कल्ट का निर्माण इन्होंने किया था, इस 35 दिन के प्रोटेस्ट ने उस फ्यूरर कल्ट को धाराशायी करने का काम किया है। ये इसकी बौखलाहट है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये बात समझनी चाहिए कि जो वो हर रोज़ आकर रात में रील्स बना रहे हैं, और दूसरी चीज़ कि उन्होंने ये बात कही है कि वो देश के नौजवानों को माफ़ कर रहे हैं। उनसे माफ़ी मांग कौन रहा है कि वो देश के नौजवानों को माफ़ कर रहे हैं? ये भी एक अजीब बात है कि जब देश की जनता उनसे माफ़ी मांगने की बात कह रही है कि आपने नौजवानों को मारा, आपने छोटे छोटे बच्चों के ऊपर पैलेट्स गन इस्तेमाल किया, आप देश की जनता से माफ़ी मांगिए, उल्टा वो आके हमें बता रहे हैं कि हम आपको माफ़ कर रहे हैं। मतलब ये भी एक नॉन बायोलॉजिकल व्यक्ति ही कर सकता है, आम व्यक्ति के बस की ये बात नहीं है। तो सरकार को ये बात समझनी चाहिए कि जितना वो इस चीज़ का दमन करेगी, जितना छात्रों और नौजवानों का दमन करेगी, छात्र और नौजवान दुगनी ताकत के साथ सड़कों पर उतरेंगे। और जब जब स्टेट का रिप्रेशन बढ़ेगा, लोग चुप नहीं बैठेंगे, लोग दुगनी ताकत से साथ में आएंगे। एक और चीज़ हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि जैसे बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाता है वो गुलाटी मारना नहीं छोड़ता है, वैसे ही ये सरकार है। इतने सारे इसके भद पिट चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद ये हिंदू मुसलमान करना भी नहीं बंद कर रही है। अभी आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से जो जंतर मंतर पर खाना बांटने वाले मोहम्मद जुनैद थे, उनको अलग से टारगेट किया जा रहा है। बंगाल और असम में ऐसे नौजवान जो प्रोटेस्ट में शामिल थे, उनका धर्म देखकर उनको अलग से टारगेट करने का काम किया जा रहा है। अभी आज कंगना रनौत का बयान आया कि जो प्रोटेस्ट में लड़कियां शामिल थी, जो गालियां दे रही थी, उनमें से एक भी हिजाब वाली लड़की नहीं थी, तो ये हमारी संस्कृति को खतरा है। इस तरीके की बातें, यानी इतना सब कुछ होने के बाद भी ये सरकार अभी भी हिंदू मुसलमान के अपने पुराने प्रोपेगेंडा पे कायम है। लेकिन इसकी बौखलाहट इससे भी समझ में आती है कि इस पूरे प्रोटेस्ट ने उसके इस पूरे प्रोपेगेंडा को भी काउंटर करने का काम किया है, इस पूरे प्रोपेगेंडा को भी धाराशायी और ख़त्म करने का काम किया है। इसीलिए इस सरकार की बौखलाहट को सिर्फ गालियों तक और भाषाई हाइजीन तक हमें सीमित करके नहीं देखना होगा। इसके पीछे कारण कुछ और है। इनके पेट में ये दर्द हो रहा है कि जिन औरतों को ये बच्चा पैदा करने की मशीन और घर में चूल्हा चौका करने वाली समझते थे, वो औरतें आज सामने आकर इनसे सवाल कर रही हैं और नॉन बायोलॉजिकल व्यक्ति से आंखों में आंखें डालकर बात कर रही हैं। तो इनकी चिढ़ पुरानी है। इसीलिए हमें ये बात समझनी होगी कि आज पूरे भाषाई हाइजीन के नाम पर इस प्रोटेस्ट को जो डिस्क्रेडिट करने का काम कर रहे हैं, ये मुद्दा इतना सिंपल और इतना सीधा नहीं है। दूसरी चीज़ कि जो सरकार ये दमन कर रही है, हम लोग यहाँ से लगातार ये बार बार बात कर रहे हैं कि आज देश के नौजवानों का काम है और ज़रूरी है कि हम लोग जो अलग अलग जगहों पर रिप्रेशन हो रहा है उसके खिलाफ खड़े हों, बोलें, नहीं तो ये सरकार ऐसे ही खुले तौर पे लोगों का दमन करती रहेगी।